किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम चार्ट्स का जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो लगभग फिनिश हो गया, क्या कंप्लीट फिनिश हो गया। और उसके बाद हम आज बात करेंगे कूलाम के नियम की। ठीक है, तो देखो दो बिंदु आवेश, जैसे एक Q1 है, दूसरा Q2। दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में यदि r दूरी पर स्थित हों तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश बोलना जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में अगर आप बिंदु की जगह गोले आवेश लेंगे तो एक्चुअल में कूलाम का नियम उनके लिए लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू है। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश निर्वात में यदि r दूरी पर रखे हैं, अब क्योंकि आवेश हैं तो ये समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं, यानी एक धन और एक ऋण हो सकता है, या दोनों धन हो सकते हैं या दोनों ऋण हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। यानी हम बोलेंगे कि दो बिंदु आवेश निर्वात में यदि r दूरी पर स्थित हैं तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः F = यहाँ पर डॉट 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 की समीकरण नंबर 1, ये डॉट 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 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से F = क्या होगा बच्चों की Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ K एक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत नियतांक। इस K का मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर K क्या है? एक स्थिर वैद्युत नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो कि यहाँ पर एक और वर्ड मैंने बोला जो कि आपके लिए नया है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैंने बोला कि का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में बताता हूँ। जैसे हमने ये इस तरह से सी बनाया, एक सेंटर में एक लाइन की, यहाँ पर एक बिंदु बनाया, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदी लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो इसका नाम होता है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या चीज होती है उसके बारे में बताता हूँ। ये है निर्वात की, जो कि हमने माध्यम लिया है, कौन सा? निर्वात। निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या चीज है ये? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, यानी कि दो आवेश जिस भी माध्यम में इंटरेक्ट करते हैं उस माध्यम की वैद्युतशीलता यहाँ पर आती है। क्योंकि यहाँ पर हमने कूलाम का नियम लिया, कूलाम के नियम के बारे में बता रहे हैं, और कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश लिए जाते हैं जो कि कुछ दूरी पर स्थित है, जैसे यहाँ पर r दूरी पर स्थित है, और
दोनों आवेश जो हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो एक्चुअल में F बराबर यानी समानुपाती चिन्ह को अगर हम हटाएं, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस समानुपाती चिन्ह को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लाएंगे, स्थिरांक लेके आएंगे यानी नियतांक लेके आएंगे। तो यहाँ पर K क्या है, एक नियतांक है। तो F बराबर क्या होगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K एक नियतांक है जिसे हम स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं, और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। संख्या में इसका मान होता है बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक होगा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर इसके बारे में एक नया वर्ड आया आपके पास जिसका नाम था एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता। तो बच्चों ये कूलम्ब का नियम के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कूलम्ब का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल होता है उसके बारे में बताता है। यानी इस नियम से हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं कि उन आवेशों के मध्य कितना बल लगता है। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है कि बल एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि। ठीक है, बात ये है कि यहाँ पर मैंने दो बिंदु आवेश लिया, पहला Q1 दूसरा Q2। अब जैसे ये दोनों ही धन आवेश हैं, Q1 और Q2 दोनों बिंदु आवेश जो है वो धन आवेश हैं, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित। अब बच्चों यहाँ पर बात क्या है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है, तो आप बोलोगे दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलम्ब के नियम से कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। बिल्कुल सही, 101% सही, बिल्कुल यही है, जबकि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, R। अब बच्चों बात क्या है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं वो ये कि दोनों आवेशों के मध्य तो बल लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं वो ये कि बताओ Q1 ने Q2 को कितने बल से प्रतिकर्षित किया। प्रतिकर्षण बल तो लग रहा है दोनों के मध्य, प्रतिकर्षण बल लगने का मतलब हुआ कि Q1 ने Q2 को प्रतिकर्षित किया और Q2 ने Q1 को प्रतिकर्षित किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि Q2 ने Q1 को कितने बल से प्रतिकर्षित किया, या Q1 ने Q2 को कितने बल से प्रतिकर्षित किया। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए इस बात को सोचो, तो मान क्या होगा। आप कहोगे कि सर कूलम्ब का जो नियम है वो नियम इस बात को बता रहा है कि दो आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, दो आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसका मान होता है K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ F12, मैं यहाँ लिखता हूँ F12 का मतलब समझिए आप, इसके लगा दिया मैंने सदिश चिन्ह। क्या लगा दिया, सदिश चिन्ह, यानी तीर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो यहाँ पर F12 सदिश मैंने लिखा, इसका मतलब होगा बच्चों एक पर बल दो के कारण। क्या मतलब होगा बच्चों, एक पर बल दो के कारण। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा F21 सदिश तो इसका अर्थ होगा दो पर बल एक के कारण। अगर मैंने लिखा F21 सदिश तो इसका अर्थ होगा दो पर बल, दो का मतलब Q2 पर बल किसके कारण, Q1 के कारण। F12 का मतलब होगा 1 पर बल दो के कारण, यानी एक पर बल निकाल रहे हैं हम किसके कारण, दो के कारण। तो बच्चों यहाँ पर F12 देख, यहाँ पर मैंने F12 सदिश और F21 सदिश जो कि मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके बारे में बता दिया, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ F1 यानी एक पर बल दो के कारण। ठीक है, Q1 पर बल Q2 के कारण। तो Q2 के कारण का मतलब Q2
Q1 पर को कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, तो बल का मान जो होगा, मात्रा जो होगी, वो तो हैगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगी बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बच्चों बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आप देखो यहाँ पर ये जो Q2 आवेश है वो Q1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। अगर आकर्षित करता तो अपनी ओर खींचता। प्रतिकर्षित करने का मतलब Q2 Q1 को दूर की ओर धक्का देगा। किधर की ओर धक्का देगा, दूर की ओर। ठीक है। और बच्चों कूलॉम के नियम की एक और विशेष बात होती है कि ये दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है, ये दोनों आवेशों के मध्य बल जो लगता है, ये जो बल होता है, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q1 है, तो Q2 अगर Q1 को प्रतिकर्षित कर रहा है तो वो इसी रेखा के अनुदिश प्रतिकर्षित करेगा, यानी यूं धक्का देगा। और Q2 अगर Q1 को आकर्षित कर रहा है तो वो इसी रेखा के अनुदिश आकर्षित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लगाया उसकी मात्रा तो होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दिशा जो होगी वो 2 से 1 की ओर होगी। देखो ये मैंने 2 से 1 की ओर ऐसे तीर बना, ऐसे दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसी प्रकार हम लिखेंगे F21, तो उसको क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F21 का मतलब 2 पर बल 1 के कारण, तो आप Q2 पर बल निकाल रहे हैं Q1 के कारण, तो Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा, मात्रा तो ये रहेगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिशा क्या होगी, बोलो, Q1 बल लगा रहा है इस बार Q2 पर, तो क्या दिशा होगी, बोलो 1 से 2 की ओर, यानी कि इधर क्या दिशा होगी, 1 से 2 की ओर। ये 1 से 2 की ओर दिशा होगी। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है। ये मैंने 1 2 जो दिशाएं बताई हैं, जैसे यहाँ पर दिशा है 2 से 1 की ओर और यहाँ पर दिशा है 1 से 2 की ओर। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो F12 जो है उसका परिमाण तो है, यानी मात्रा जो है वो तो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिशा है 2 से 1 की ओर। F21 की अगर बात करें तो मात्रा तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, मात्रा तो समान है, मात्रा तो बराबर है। ठीक है। लेकिन इसकी जो दिशा है वो 1 से लेके 2 की ओर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो मैं लिखूंगा इसको F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैंने लिखा ही, क्लियर, ये तो मैंने लिखा। अब दिशा जो है उसको तो हम दिशा देने का काम, दिशा बताने का काम तो इकाई सदिश का होता है। ऐसे थोड़ी ना दिशा बता दी, ये तो मैं तुम्हारा समझाने की, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने इसलिए मैंने लिखा 2 से 1 की। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो दिशा कैसे देंगे हम, ठीक है, ये तो इकाई सदिश का काम है। तो यहाँ पर बीच की दूरी कौन है, R। ठीक है। और इसी के अनुदिश ये जो लाइन है, इस लाइन के अनुदिश ही एक्चुअल में दिशा है, इसलिए हम उसको लिखेंगे R21 2 से 1 की ओर कैसे। इसी प्रकार F21 सदिश जो होगा उसको हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे R 1 से 2 की ओर। यानी कि ये दोनों बल, अगर हम इन दोनों बलों के बारे में बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान से सुनो इस बात को कि यहाँ पर हमने 2 आवेश Q1 और Q2 लिए, दोनों आवेशों के मध्य हमने कूलॉम के नियम से प्रतिकर्षण का बल लिखा, उसका मान आया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब आपसे ये पूछा गया कि 1 पर 2 के कारण बल बताओ, तो 1 पर 2 के कारण बल का मान होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। R21 के और 21 यानी F21 पर मान निकालेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ आएगा R12 के। यानी कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि F12 सदिश इज इक्वल टू होगा माइनस F21 सदिश। यानी ये दोनों बल, एक वापस लगा,
यहाँ पर अगर अपन F12 सदिश और F21 सदिश को देखें तो देखो बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर कि ये दोनों बल परिमाण में समान है। क्या है? ये दोनों बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में क्या है? विपरीत। इसलिए हम इसको लिखते हैं F12 सदिश इज इक्वल टू माइनस F21 सदिश। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक्चुअल में दोनों बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में विपरीत है। यानी कि जब हम इस बात को लिख रहे हैं कि दो बल है, ये एक तो एक पर लग रहा है यानी Q1 पर लग रहा है और दूसरा Q2 पर लग रहा है, तो Q1 पर लगने वाला बल Q2 पर लगने वाले बल के बराबर है, परंतु दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर हम एक बल को क्रिया बोले तो दूसरा बल क्या होगा? प्रतिक्रिया। इसलिए कूलॉम का नियम जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम, थर्ड लॉ, तृतीय नियम को भी पालन करता है। इसका और अर्थ समझेंगे, इसका अर्थ समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर मैंने एक बिंदु आवेश बनाया Q1, दूसरा बिंदु आवेश मैंने बना दिया Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। तो अब यहाँ पर समझेंगे Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल और Q2 पर Q1 के कारण बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में क्या है? विपरीत। और ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण अगर एक बल क्रिया है तो दूसरा बल क्या है? प्रतिक्रिया। दो बल है ही नहीं यहाँ पर। एक तो बल लग रहा है Q1 पर, एक बल लग रहा है Q2 पर। एक बल लग रहा है Q1 पर, एक बल लग रहा है Q2 पर। तो एक बल अगर क्रिया है तो दूसरा बल क्या है? प्रतिक्रिया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया थर्ड नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होते हैं, परंतु दिशा में क्या होते हैं? विपरीत। यानी हम जब भी दो आवेशों के मध्य बल की बात करेंगे तो दोनों ही आवेशों पर बल लगता है। एक पर बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो दूसरे पर बल इस दिशा में लगेगा, यानी विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो ये हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में बात की। कूलॉम्स लॉ में एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्लियर? अब बच्चों हम आगे आते हैं। ठीक है, कूलॉम का नियम। सदिश रूप। ठीक है, कूलॉम का नियम सदिश रूप। देख, ये एक आवेश है Q1, ये एक और आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी R। अगर हम कहें F12 सदिश तो बराबर हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दिशा जो होगी वो क्या होगी? F12 है, एक पर बल लग रहा है, दो के कारण तो दो बल लगाएगा इस दिशा में, और F21 दो पर बल, एक के कारण दो पर बल लगना है, वन लगाएगा। कैसे लगाएगा? ये बल हुआ आपका F21 और ये बल हुआ आपका F1। ठीक है, अब जो F21 सदिश जब मैंने लिखा तो यहाँ लिखा मैंने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करें तो यहाँ दिशा क्या है? F12, एक पर बल लग रहा है, दो के कारण तो दिशा है R21 के। यहाँ पर दिशा होगी बच्चों R12 के। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर ये जो इकाई सदिश है आपके R21 के, ठीक है, ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, अगर इस इकाई सदिश को मैं ठीक है लिखता हूं तो क्या लिखेंगे बताओ? ये इकाई सदिश जो है, इस इकाई सदिश के लिए लिखेंगे हम सदिश R बटे सदिश R का यानी कि ठीक है, एक
R21 और लगाने हैं। R21 का परिमाण किसके बराबर होगा? R के दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो R है, इसी तरह यहाँ R12 लगा दिया जाए, ठीक है। तो R12 का परिमाण किसके बराबर होगा? R के बराबर, यानी कि R यहाँ पर आएगा 21 अपॉन सदिश R, यानी हम कह सकते हैं कि F12 सदिश बराबर होगा बच्चों के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कितना हो गया बच्चों? R3, और डायरेक्शन होगी R21 सदिश, ये R12 का सदिश रूप होगा। इसी प्रकार F21 का सदिश रूप होगा के Q1 Q2 अपॉन R3 इंटू R12 सदिश, ये F21 का सदिश। क्लियर? चलो अब इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों हम। देखो मेरा एक अनुभव रहा है बच्चों कि मैंने स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा परेशानी आते हुए देखी है, वो जब भी हम, क्योंकि अभी कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो अब ये बढ़िया न्यूमेरिकल सेक्शन का टॉपिक है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ बनते हैं, और अगर बच्चों को परेशानी अगर थोड़ी बहुत आती है तो वो परेशानी केवल और केवल डायरेक्शन की आती है। किसकी आती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पर थोड़ा सा विशेष फोकस अगर अपन दें तो बच्चों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, इसलिए डायरेक्शन के बारे में हम आपको बताता हूँ। देख क्या है बच्चों कि ये एक बिंदु आवेश है प्लस Q1, ये दूसरा बिंदु आवेश है प्लस Q2, इन दोनों के मध्य की दूरी इस तरह से R, ठीक है। निर्वात में ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R। अब बच्चों यहाँ पर पहला आवेश है प्लस Q1 और दूसरा आवेश है प्लस Q2, दोनों ही समान प्रकृति के आवेश है, यानी प्लस प्लस है, ठीक है। मात्रा में जरूर अलग है, लेकिन ये धन प्रकृति का है, ये भी धन प्रकृति का है। तो बच्चों ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसको, इसकी जो दिशा है कि भाई Q1 आवेश पर बल कौन सी दिशा में लगेगा, Q2 आवेश पर बल कौन सी दिशा में लगेगा, ठीक है। इसमें बच्चे को देख ओवरऑल अगर टेक्निकल बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक्चुअल में जिस पर भी बल लगता है, अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो जो बल लगा रहा है उससे दूर की ओर जाएगा, यानी ये Q2 Q1 पर बल लगा रहा है दूर की ओर लगता रहेगा, यानी Q2 Q1 पर बल लगाएगा इस दिशा में, Q1 Q2 पर बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, तो ये है तरीका, ये तो हुई टेक्निकल बात, लेकिन मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो जैसे ये दो आवेशों Q1 और Q2, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन, अगर हम इस मिलाने वाली लाइन पर जिस तरह से अपन रोजो मोशन में रस्सी में टेंशन बनाते थे, ठीक है, उसी तरह से अगर हम इन दोनों आवेशों पर इस तरह से एरो लगाएं, ये एरो जो है, इन एरो की जो चोंच है वो चोंच विपरीत दिशाओं को बतानी चाहिए। किस तरह को बतानी चाहिए? विपरीत दिशाओं को बताएंगी। तो ये बीच में से आप यहाँ कट कर दें, जब आप ये कट कर देंगे तो देखो Q1 पर Q2 के कारण बल की जो दिशा होगी वो ये वाली दिशा ही है, और Q2 पर Q1 के कारण जो बल की दिशा होगी वो ये वाली, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये प्रतिकर्षण बल के लिए है, इसके लिए प्रतिकर्षण। अब बच्चों यहाँ पर हम एक बिंदु आवेश लेते हैं Q1 प्लस का, और दूसरा बिंदु आवेश ले लेते हैं हम माइनस का Q2। अब इनके मध्य आकर्षण होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बना दी, क्योंकि बल इस रेखा के अनुदिश ये लगेगा। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा मैंने बना दी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनो आप, जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हमने बना दी तो हम जानते हैं कि Q1 धन आवेशित है और Q2 ऋण आवेशित है, इसलिए इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो बात करते हैं Q1 की, कि Q1 पर Q2 जो बल लगाएगा उसकी
प्रकृति क्या होगी, आकर्षण की होगी, और कौन कितना बल लगाएगा, a q1 q2 पर r स्क्वायर, ये तो हम जान लेंगे। ठीक है, तो q2 जो माइनस का q2 है वो प्लस के q1 को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब खुद की ओर खींचेगा। क्या करेगा, खुद की ओर खींचेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का q1 और यहाँ पर माइनस का, ये मैंने किसकी पर बल की दिशा बनाई है, 1 पर, इसके कारण 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस का, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि Q2 पर कौन बल लगाएगा, Q1 बल लगाएगा। तो ये प्लस का Q1 माइनस के Q2 को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो उसकी दिशा क्या होगी, ये F1 की दिशा होगी। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है कि यानी आकर्षण अगर हो तो जो बल लगाता है, जो बल लगाता है, अगर आकर्षण हो तो जो बल लगाता है वो जिस पर बल लगा रहा है उसको अपनी ओर खींचता है। जो बल लगा रहा है जिस पर बल लगेगा उसको अपनी ओर खींचता है, यानी आकर्षित करता है। अगर मैं किसी को आकर्षित करूंगा तो मेरी तरफ पकड़ कर खींचूंगा, और अगर मैं किसी को प्रतिकर्षित करूंगा तो दूर की ओर लटका दूंगा। समझ में आ रही बात। अब बच्चों तो यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये ऊपर बताया था आपको, ठीक उसी तरह से बताता हूँ। ये प्लस का Q1 है, ये माइनस का Q2 है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन बना दो। लाइन बनाने के बाद जिस तरह से हम लॉज ऑफ मोशन में रस्सी में टेंशन बनाते थे उस तरह से टेंशन बना दो, यानी कि दोनों की जो चोंच है वो आमने सामने होनी चाहिए। दिशा तो अभी भी विपरीत है लेकिन चोंच जो है आमने सामने है, यानी एक दूसरे को देखते हुए चोंच अगर हम बनाते हैं और बीच में कट कर देते हैं तो ये F12 की दिशा हुई और ये वाली दिशा जो है F21 की दिशा हुई। यानी कि F1 यानी Q1 पर जो बल लगेगा वो Q2 की तरफ लगेगा और Q2 पर जो बल लगेगा वो Q1 की तरफ लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल ये बात हुई दिशा के बारे में। चलो अपन दिशा के बारे में थोड़ा सा और बात करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे यार ये सारी बातें मैंने बताई, और भी देखो। देख, दो आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। ठीक है, दोनों प्लस प्लस ले लिए। ठीक है, अब जो Q1 पर बल लगना है और कौन लगाएगा, Q2। तो Q2 दूर की ओर लगता है, दूर की। अगर बल प्रतिकर्षण का हुआ तो जो बल लगाता है वो जिस पर बल लगेगा उसको दूर की ओर धक्का देगा। जैसे मैं Q2 की तरफ खड़ा हो जाता हूँ, ये Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो देखो दूर की तरफ धक्का देगा, क्योंकि बल की प्रकृति कैसी है, प्रतिकर्षण। और अगर प्रकृति आकर्षण की होगी तो देखो ये प्लस का Q1 मैंने बनाया, लेकिन इधर मैंने माइनस का Q2 कर दिया। Q1 पर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं Q2 की तरफ खड़ा होता हूँ। अब ये माइनस का Q2 प्लस के Q1 को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी खुद की ओर खींचेगा। यानी खुद की ओर खींचने का मतलब हुआ ठीक है, ये खुद की ओर खींचा, तो आकर्षण होगा तो खुद की ओर खींचेगा। कौन सी प्रकृति है, आकर्षण। क्लियर। तो बच्चों ये हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा, और कूलॉम्स लॉ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई, टेक्स्ट भी बता दी। तो आपको डायरेक्शन का विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे आते हैं। कूलॉम्स लॉ पर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं। और सबसे पहले जो पहली टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है, ठीक है, वो माध्यम के प्रभाव पर आधारित बनती है। इसलिए हम पहले माध्यम के प्रभाव को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि अगर दो आवेश हैं, एक है प्लस का Q1 दूसरा है प्लस का Q2, दोनों के बीच की दूरी r है और ये दोनों बिंदु आवेश निर्वात में है, तो इनके मध्य
लगने वाला बल F जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। समीकरण नंबर क्या हो रहा है, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों के मध्य, ठीक है, लगने वाला बल जो होगा उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने F के एरो नहीं लगा रखा है, यानी तीर का चिन्ह नहीं लगाया है, तो मतलब मैं परिमाण लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ये मैंने परिमाण लिखा, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, तो ये मैंने परिमाण लिखा। अब जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये कि यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें अपन। ये है बच्चों एप्सिलॉन नॉट। क्या है, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के की जो यूनिट थी उसकी उल्टी यूनिट हो जाती है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्रकट करता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई के। इसलिए एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो स्थिर वैद्युत नियतांक के जो होगा उसकी यूनिट की अपोजिट यूनिट या उल्टी यूनिट जो है वो एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट की होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों के बारे में और बात करते हैं थोड़ी सी। के का ऐसा पद्धति में के का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ये सीजीएस सॉरी ऐसा यूनिट में के का मान होता है। सीजीएस जिसमें जनरली केमिस्ट्री चलती है उसमें के का मान जो होता है वो 1, के का मान जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, डायन, ठीक है, मीटर उसमें लिखेंगे अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो कूलॉम होगा उसको किसमें लिखते हैं अपन, स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर बात ये कि दो आवेश अगर निर्वात में होंगे तो हम माध्यम जो कि लिया गया है, यानी दोनों आवेश जिस माध्यम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों आवेश जिस माध्यम में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, उस माध्यम की वैद्युतशीलता यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, देख कि मान लो माध्यम जो है ये पहला आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश Q2 जो है वो थोड़ा नीचे बना लो, आपको नहीं दिख रहा हो। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी R। पानी माध्यम, कौन सा माध्यम है बच्चों, पानी। यहाँ पर पहले ये दोनों आवेश R दूरी पर कहाँ रखे हुए थे बच्चों, निर्वात में रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे, निर्वात। अब मैंने दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर, आवेश वही है, दूरी भी दोनों आवेशों के मध्य की वही है, बट हमने अब इन दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर पानी में रख दिया। क्या रख दिया, पानी में। तो यहाँ पर अब हम बल लिखेंगे, बल F बराबर के लिए लिखेंगे 1/4 पाई। यहाँ पर लिखे हैं बच्चों हम एप्सिलॉन पानी। क्या लिखेंगे, क्योंकि पानी माध्यम है तो पानी माध्यम की वैद्युतशीलता ही आपको लिखनी पड़ेगी, तो लिखी हमने। अब इंटू वही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों आवेशों के मध्य हमने परिमाण की बात, जो बल लग रहा है उसी परिमाण
तीर का चिन्ह नहीं लगा रहा है यहाँ पर, तो दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसके परिमाण के बारे में यहाँ भी लिख दिया हमने, यहाँ भी लिख दिया। अब बच्चों थोड़ी सी जानकारी इस बात की जरूरी है, वो ये कि बच्चों यहाँ पर हम एक आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता को परिभाषित करो। ठीक है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ये एक नई वर्ड में आपको परिभाषित कर रहा हूं, एक नई क्वांटिटी को हम परिभाषित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर हमने मैंने लिखा है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, उसका नोटेशन होता है एप्सिलॉन आर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों क्या है ये एप्सिलॉन आर, उसके बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन आर क्या है बच्चों? एप्सिलॉन आर की परिभाषा की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन आर क्या चीज होती है? एप्सिलॉन आर बराबर होता है बच्चों एप्सिलॉन माध्यम बटे एप्सिलॉन। क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन माध्यम बटे एप्सिलॉन नोट। यानी कि हम जितने भी माध्यम हैं उन सभी माध्यमों के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता के रूप में उसको परिभाषित कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें यहाँ पर, यहीं पर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इनको मिटाना नहीं चाहता, समीकरण नंबर 1 और 2। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन माध्यम बराबर जो है, यहाँ से देखो ये एप्सिलॉन माध्यम का मान अगर मुझे निकालना है तो होगा क्या बच्चों? ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन माध्यम बराबर क्या हुआ? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन। क्या है? यानी कि किसी भी माध्यम जो है, कोई भी माध्यम जो है, उसकी वैद्युतशीलता को हम उस माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है वो क्या चीज होती है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है, तो इस सूत्र से हम उसको परिभाषित करते हैं। क्या चीज हुई है? इसको पदार्थ का पैरा वैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी माध्यम है उस पदार्थ का पैरा वैद्युतांक, इसको पदार्थ का पैरा वैद्युतांक भी कहते हैं। तो बच्चों ये क्या चीज है इसके बारे में समझो आप। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को उस माध्यम का पैरा वैद्युतांक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, जिस भी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं उस मीडियम के बारे में, वो मीडियम के लिए आपेक्षिक यानी रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है। इसका एक इंग्लिश नाम ही रिलेटिव परमिटिव, यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता को इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और एक्चुअल में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में भी इसका एक और नाम है पदार्थ का पैरा वैद्युतांक। तो बच्चों यहाँ पर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हुई? किसी भी माध्यम का पैरा वैद्युतांक या किसी भी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। क्या होता है बच्चों? परिभाषा क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या चीज होती है? किसी भी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। क्या हुआ? वापस से बोल रहा हूँ, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होती है।
क्लियर? ठीक है, और देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा ही देता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब एक बहुत अच्छी बात हमको समझानी, ठीक है, जो जनरली एक्चुअल में बच्चों को समझ में नहीं आती है। देख, ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, इस फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन को परिभाषित किया। बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, एप्सिलॉन माध्यम एक बहुत ही अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जो कि हमारे फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत काम में आएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने के लिए बहुत काम में आएगी, ठीक है। देखो, बहुत छोटी सी बात है, जैसे कहते हैं ना कि एक अनुभवी आदमी एक्चुअल में टिप्स देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक्चुअल में जब कोई गेंदबाज जो होता है, ठीक है, जैसे इंडिया की बात करें तो जाहिर खान बहुत अच्छा गेंदबाज है, श्रीनाथ एक बहुत अच्छा गेंदबाज रहा है, और जो हमारे नए गेंदबाज जो होते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो कई बार उनको बोलते हैं कि आप एक्चुअल में, ठीक है, अपने जो अनुभवी हैं, श्रीनाथ है, जाहिर खान है, इनसे कुछ न कुछ टिप्स लें। तो ऐसे ही एक छोटा सा टिप्स है, वो ये कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या है ये बीमारी। हम अगर देखें तो ये आपेक्षिक वैद्युशीलता हमने क्या परिभाषित करा है, क्या होता है, इसका मीनिंग सर आप समझे क्या, हमारे समझ में नहीं आती क्या चीज़ है, वाक्यों में नहीं आती। और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि जिसने फिजिक्स पढ़ा रहे टीचर, उनके भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, ऐसे मिलेंगे आपको, जो कि इसका मीनिंग नहीं समझा पाते हैं, ठीक है। होता है ये परिभाषित होता है, एक्चुअल में परिभाषित कर देते हैं, परिभाषा वो बोल देते हैं कि ये होता है साहब किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक का मीनिंग क्या होता है। वो मीनिंग यानी कि हम भौतिक जीवन में, हम जो रूटीन लाइफ जो जी रहे हैं उसमें हम क्या समझेंगे नहीं समझा पाते। तो उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा टिप्स है, वो ये कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी भौतिक विज्ञान में इस तरह से किसी राशि को परिभाषित किया जाए, किस तरह से अनुपात के रूप में जो परिभाषित किया जाता है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि नीचे वाली जो राशि होती है जिसका भाग लगाया जाता है, उससे ऊपर वाली राशि की तुलना की जा रही है। क्या है? नीचे जिस राशि का भाग लगाया जाता है उससे तुलना की जा रही है, किसकी? ऊपर वाली राशि की। अब मुझे मालूम है अभी भी ये बात समझ में नहीं है, लेकिन ये बात एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि ये एक रेखा है, इस रेखा का नाम ए है और ये 2 मीटर लंबी है। फिर मैंने एक और रेखा बनाई, ये रेखा बी है और ये 6 मीटर लंबी है, ठीक है। 2 रेखाएं मैंने यहाँ पर बनाई, एक रेखा है 2 मीटर लंबी, दूसरी रेखा है 6 मीटर लंबी, ठीक है। पहली रेखा जो 2 मीटर लंबी है उसका नाम ए है, दूसरी रेखा बी है जो कि 6 मीटर लंबी है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि बताओ रेखा बी रेखा ए से कितने गुना लंबी है। रेखा बी रेखा ए से कितने गुना लंबी है। तो आप कहोगे सर कितने गुना लंबी है ये निकालना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 मीटर लंबी रेखा को पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। ओ सर ये 2 में आपको भी पता है, मैंने आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं तो आप फट बता दोगे कि सर रेखा बी जो है वो रेखा ए 3 गुना लंबी है कि नहीं? कितने गुना लंबी है? 3 गुना। यानी 2 मीटर लंबाई की जो रेखा है उसे एक बार यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, और सर ये 3 गुना लंबी है। कितनी लंबी है? 3 गुना। तो आपने ये निकाला कैसे? देखिए आपने इसको ऐसे निकाला कि बी जो रेखा है, बी रेखा की लंबाई कितनी है बच्चों? 6 मीटर। और जो ए रेखा है, ए रेखा की लंबाई वो कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। तो तभी तो आपका 3 आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, ये 3 कैसे आया? 6 मीटर लंबाई में आपने 2 मीटर लंबाई का भाग दिया। मेन सेक्शन में नीचे जो रेखा ए थी उससे आपने रेखा बी की तुलना करी, तो आपको पता पड़ा कि रेखा बी जो है, रेखा बी की जब आप रेखा ए से तुलना करते हैं तो रेखा बी जो है वो 3 गुना प्राप्त होती है। कितने गुना प्राप्त होती है? 3। यानी नीचे वाली जो रेखा थी उससे आपने ऊपर वाली रेखा की तुलना करी। इसी तरह से यहाँ पर अब बच्चों आप यहाँ आ जाओ, तो होता क्या है बच्चों, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता जो होगी उस माध्यम की वैद्युतशीलता की तुलना आपको निर्वात
माध्यम जो है उसकी वैद्युतशीलता से करनी होगी। ये अर्थ होता है माध्यम के पेरावैद्युतांक का, यानी कि एप्सिलॉन आर का। इसका एप्सिलॉन आर का, एप्सिलॉन आर ये मैंने जो लिख रखा है, इसका अर्थ होता है कि हम जिस माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं उस माध्यम की तुलना हमने की है किससे? निर्वात माध्यम से। किससे करिए? निर्वात। तो एप्सिलॉन माध्यम बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको माध्यम की जगह पानी लिख दूं, क्या लिखूं बच्चों? पानी। तो पानी माध्यम के लिए पानी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है वो 80 गुना है। कितनी गुना है? 80 गुना। यानी एप्सिलॉन आर का पानी माध्यम के लिए, एप्सिलॉन आर का पानी माध्यम के लिए मान होता है 80। इसका अर्थ हुआ, क्या हुआ? ये कितने गुना है? 80। यानी कि पानी माध्यम जो है वो निर्वात माध्यम की अपेक्षा वैद्युतशीलता के रूप में 80 गुना अधिक प्रभावी है। क्या है? पानी माध्यम निर्वात माध्यम की अपेक्षा 80 गुना, ठीक है, अधिक प्रभावी है वैद्युतशीलता के लिए। अब ये वैद्युतशीलता क्या चीज होती है उसके बारे में बताता हूं। क्या है बच्चों कि कोई भी माध्यम जो होता है, ठीक है, उस माध्यम की तीव्रता, उस माध्यम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है, उस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र कितना एक्टिव रह सकता है, क्या उसकी तीव्रता होगी उस माध्यम में, उसको निरूपित करता है। ठीक है, वैद्युतशीलता का अर्थ होता है कि जब उस माध्यम में हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो वो वैद्युत क्षेत्र उस माध्यम में कितना तीव्रता रख सकता है, कितनी तीव्रता उस वैद्युत क्षेत्र की होगी, यानी उस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस माध्यम में कितना होगा, जिसको हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि कोई माध्यम अपने अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरने देता है, उसको वैद्युतशीलता कहते हैं। क्योंकि अभी आप वैद्युत बल रेखाएं नहीं समझते हैं, ठीक है, तो आप उसको समझे भी नहीं, जरूरत नहीं है, आगे आएगा वैद्युत बल रेखा का टॉपिक। केवल आप इतना सा समझें कि किसी माध्यम में जो अलग अलग माध्यम है, अगर उन अलग अलग माध्यमों में हम एक ही तीव्रता का यानी एक ही टाइप का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहें तो वो अलग अलग माध्यमों में जो उसकी इंटेंसिटी यानी उसका प्रभाव जो होगा वो अलग अलग होगा, उसे ही हम वैद्युतशीलता कहते हैं। तो पानी माध्यम जो हुआ, अब मैं यहाँ पानी लिख देता हूँ, तो पानी माध्यम जो है, ठीक है, उसमें वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है वो निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका 80 गुना अधिक तीव्रता रखता है। कितने गुना तीव्रता रखता है? 80 गुना अधिक तीव्रता रखता है। ठीक है, तो बच्चों अब बच्चों यहां पर देखें हम कि वापिस वहीं पर आ जाते हैं, तो बोलो एफ निर्वात, ठीक है, क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गई बच्चों समीकरण नंबर 1। एफ पानी माध्यम के मध्य बल, पानी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन पानी Q1 Q2 अपॉन कितना होगा बच्चों? R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग दे दे तो समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग दे दें तो एफ पानी बटे हो जाएगा बच्चों एफ निर्वात। देख एफ पानी क्या है बच्चों? एफ पानी 1/4 पाई एप्सिलॉन पानी Q1 Q2 अपॉन R
देखते हैं कि जब हमने F पानी यानी दोनों आवेशों के मध्य पानी माध्यम में लगने वाले बल में हमने दोनों आवेशों के मध्य जब निर्वात माध्यम था तब जो बल लगा था उसका भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? देखो Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन पानी बच गया और यहाँ एप्सिलॉन नॉट बच गया। ये एप्सिलॉन पानी तो नीचे आएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा। मीन्स एक्चुअल में हम आगे बात करते हैं कि F पानी बटे F बराबर कितना आया बच्चों? देखिए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन पानी नीचे आ गया, एप्सिलॉन पानी। अब एप्सिलॉन पानी जो है इसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता के रूप में ही हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि जो माध्यम है उस माध्यम का पैरावैद्युतांक यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है, जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको एक्चुअल में उसकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता दी जाएगी। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन पानी, तो ये एप्सिलॉन पानी जो होगा उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन R पानी के लिए कितना होता है बच्चों? 80। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कितना हुआ बच्चों? F पानी बटे F निर्वात बराबर आया 1/, कितना आया बच्चों? 1/। F पानी ये गुणा करा लेंगे हम, निर्वात को ऊपर ले जाओ, F पानी बराबर क्या होगा बच्चों? F निर्वात बटे 80। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, कैसे काम करता है ये फॉर्मूला इसके लिए मैं बता। अगर हम जनरलाइज करें तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, F माध्यम, किसी भी माध्यम में दो आवेशों के मध्य का बल लगाना है, बल निकालना है, तो आप उन आवेशों को जब निर्वात माध्यम में वो उतनी ही दूरी पर, ये जरूर ध्यान रखना, उतनी दूरी पर रखें और उनके मध्य निर्वात माध्यम में उतनी दूरी पर रखने पर अगर आपको बल का मान पता है तो आप यहाँ पर उस माध्यम के एप्सिलॉन R का भाग दे। ठीक है, एप्सिलॉन R ठीक है, माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, देखो अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? दो आवेश Q1 और Q2 निर्वात में R दूरी पर रखे हैं। दो आवेश Q1 और Q2 निर्वात में R दूरी पर रखे हैं, तो F निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य जो बल है वो 160 न्यूटन है। कितना है? 160। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों को इतनी ही दूरी पर पानी माध्यम में रख दें। कौन सा माध्यम बच्चों? पानी माध्यम में रख दें, तो F पानी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिखोगे F पानी बराबर F निर्वात बटे एप्सिलॉन R। F पानी का मान 160, एप्सिलॉन R का मान 80। किसके लिए? पानी के लिए। तो F पानी बराबर कितना आया दोस्तों? 2 लीटर। कितने न्यूटन बल आया? 2 न्यूटन। ठीक है, और कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई ना। ठीक है, आगे बात सुनिए। चलो, तो बच्चों आज हमने कूलॉम लॉ यानी कूलॉम के नियम के बारे में
कूलाम का नियम जो है बच्चों, उस सेक्शन को यानी कि कूलाम के नियम को पढ़ने के पश्चात टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा बनती हैं। कूलाम्स लॉ का टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करी है, टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट डिस्कस की है माध्यम का प्रभाव। माध्यम के प्रभाव का क्या सूत्र आया है, एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे